चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने सर्कल की जो बेसिक थ्योरी थी उसको समझ लिया था और उसके बाद आज डिस्कस करना है टेंजेंट। सबसे पहले टेंजेंट और सेकेंड का अंतर और टेंजेंट सेकेंड होती क्या है वो बात करते हैं। फिर और जैसे मान लो एक सर्कल है, सर्कल इनफाइनाइट पॉइंट्स को आपस में मिलाकर एक जो आकृति बनती है उसको हम वृत्त कहते हैं। सर्कल में कोई भी तीन बिंदु संरेख नहीं होते। तीन बिंदु संरेख नहीं होते मतलब जैसे एक पॉइंट आपका यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ऐसे ये दोनों मिलते हैं फिर ये दोनों मिलते हैं। क्योंकि तीन संरेख हो जाते तो स्ट्रेट लाइन बनती, फिर कर्व ना बन पाता। जब कोई भी तीन बिंदु संरेख हो जाएंगे, तीन बिंदुओं के संरेख होने पर स्ट्रेट लाइन बनती, कर्व कैसे बनेगा? कॉलिनियर नहीं होते कोई भी तीन पॉइंट। तो जब भी हम तीन बिंदुओं की बात करें तो अगर स्ट्रेट अगर हो जाए तो स्ट्रेट लाइन बनने लगती। तो ऐसे चला था, ऐसा नहीं होता है, होता है ये कुछ ऐसे, जब ऐसे मिला के ऐसे बढ़ जाते हैं। ठीक, सर्कल में अनंत बिंदुओं से मिलकर बनता है, उसमें कोई भी तीन पॉइंट कॉलिनियर नहीं होते, ऐसे बनने वाली आकृति को वृत्त कहते हैं। पता है, अगर हम कहीं कोई पॉइंट ले लें और एक लाइन मतलब एक लाइन ऐसे पास हो जो सर्कल को टू पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे, वो वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। सीकेंड बोलते हैं। ठीक, और जब कोई लाइन किसी सर्कल को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो उसे वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, जब किसी सर्कल में कोई लाइन एक बिंदु पर छेद करे उसे वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं, और दो बिंदुओं पर छेद करे उसे वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं, सीकेंड कहते हैं। ठीक, तो लिखें, ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, वृत्त की छेदक रेखा, वृत्त की छेदक रेखा, जबकि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, वृत्त की छेदक रेखा, जबकि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल। इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। बना लीजिए। हो गया, आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर वृत्त में किसी वृत्त में एक टेंजेंट ऐसे जाती है और ये आपका सेंटर है, तो टेंजेंट पर एक सेकेंड, इस वाले में इस पॉइंट को कांटेक्ट पॉइंट बोलते हैं।
स्पर्श बिंदु, कांटेक्ट पॉइंट या स्पर्श बिंदु बोलते हैं। मार्क कर लीजिए फिगर में, ये कांटेक्ट पॉइंट या स्पर्श बिंदु, जहां पर स्पर्शिका प्रतिच्छेद करते हुए निकलती है वह बिंदु वृत्त का कांटेक्ट पॉइंट या स्पर्श बिंदु कहलाता है। ठीक, अब देखिए जैसे कोई टेंजेंट है और आपने एक पिन पॉइंट पर से गुजरी है, तो जब आप रेडियस को उस पॉइंट से मिलाएंगे तो हमेशा ये एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब तुरंत बात आती प्रूफ की, तो कैसे? जैसे मान लो कि हम इसको बाहर मिलाएं, इसको ऐसे बाहर मिलाएं, इसको ऐसे बाहर मिलाएं, इस पॉइंट को P माना जाए, इसको P1 माना जाए, इसको P2 माना जाए, इसको P3 माना जाए। अगर आप इस तरफ चले जाए, मान लो इसको P4 माना जाए और इधर बना दो इसको P5 माना जाए। ऐसे हमने O सेंटर से अलग अलग बिंदुओं पर इस रेखा पर मिला दिया। जब O सेंटर से अलग अलग बिंदुओं को आपने रेखा से मिला दिया तो ये आपकी बहुत सारी डिस्टेंसेस बन गई। तो प्रूफ कहता है कि देखो ऐसा है कि OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम O to P। OP जो है वो आपकी O2 लाइन L, ठीक, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये बात हम सभी जानते हैं कि किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होती। आप अगर ध्यान दो तो इस बात में सभी कह रहे होंगे नहीं ये तो सही है, ये सब बड़ी होंगी, ये सबसे छोटी होगी, तो ये शॉर्टेस्ट हो गया, श्योर है, क्योंकि सर्कल में अगर आप यहां देखेंगे तो शॉर्टेस्ट है, इससे बाहर निकले तुरंत उससे बड़े हो गए। ठीक, और अगर आप सोचो कि यहीं तक रुक जाते हैं तो फिर लाइन को टच नहीं कर पाओगे। लाइन को टच करने की एक ही जगह है, वो है कॉन्टैक्ट पॉइंट। ठीक, तो कहने का मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ध्यान से कंक्लूजन क्या निकला कि आप सेंटर से अगर आप टेंजेंट की डिस्टेंस देखोगे तो ऑन द कॉन्टैक्ट पॉइंट मिलाने पर आपको डिस्टेंस सबसे कम मिलती, सबसे शॉर्टेस्ट मिलती। तो ये आपकी जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है, कंफर्म है, कोई डाउट नहीं? ठीक, इसलिए हम कह सकते हैं कि OP इज परपेंडिकुलर टू L, OP लाइन पर परपेंडिकुलर, इतना ही इसका प्रूफ है। बात समझ गया? तो ये नोट करेंगे, हमने कंप्यूटर के लिए एक टेलीग्राम चैनल पर एक शेड्यूल अपलोड किया है, मिल ही गया हो, सबने देख भी लिया हो, क्यूरियस भी है आप कंप्यूटर के लिए इतना, ठीक है, तो उसको आप उसी हिसाब से टेस्ट देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? कंटेंट इंग्लिश वर्जन वाला प्रोवाइड किया जा चुका है, हिंदी वाला डेड कल मिल जाएगा, कल सुबह से लेके शाम तक आप अपने हिसाब से ले सकते होंगे, क्योंकि ये नहीं पता होगा किसको कितनी संख्या अवेलेबल, धीरे धीरे आते रहेंगे, आप लोग अपना लेते रहिए, जैसे ऑफिस में खत्म हो जाएंगे फिर आ जाएंगे, इस तरह से वो आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि इकट्ठे प्रिंट भी नहीं हो सकते और इकट्ठे आप लेंगे भी नहीं तो पता नहीं चलता कोई आइडिया कि कितनी क्वांटिटी में प्रिंट होने, तो प्रिंट होके वो आते रहेंगे, उनको आप पढ़िए। उसके अलावा और एक्सटर्नल सोर्स से जो भी कंटेंट मिलता रहेगा वो टेलीग्राम चैनल से आपको प्रोवाइड किया जाता रहेगा। वो एक ऐसे छोटा सा पार्ट मानिए जैसे वो साथ साथ में आपको प्रिपेयर करना है, और जिस हिसाब से हमने उसका शेड्यूल बनाया है उस हिसाब से 2 महीने में आपको कंप्यूटर तैयार करना है। अगर आप उसको देखेंगे 2 महीने में आपको कंप्यूटर बनाना, जो आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है। ठीक है, तो इसको हर 15 दिन हफ्ते भर के टेनर के अकॉर्डिंग आपको छोटे छोटे टॉपिक्स मिल रहे हैं कि आप जो है फॉर एग्जांपल एक्सेल के बारे में एक हफ्ते पढ़ते रहें थोड़ा थोड़ा, फिर मान लीजिए आपको वेब ब्राउजर के बारे में पढ़ना है तो एक हफ्ते के लिए वो टाइम है, और उसके एक एक टेस्ट होते रहेंगे। और 28 मई लास्ट सैटरडे पड़ेगा मंथ का, जिसमें कंप्लीट कंप्यूटर का टेस्ट लेंगे। अगर आप इतना एक बार देख लेंगे तो क्वालिफाइंग नेचर का जब तक रहेगा तब तक आपको कभी प्रॉब्लम नहीं है, 1 टाइम एफर्ट से बस खत्म, क्लियर। हर एग्जाम से पहले में कराते रहेंगे, लेकिन इस बार टारगेट डुअल है, एक तो CHSL का मेंस और CGL का प्री। ठीक, दोनों में प्री में भी एक आध क्वेश्चन देखने को मिलते रहे, लेकिन जब मेंस में आएंगे तो अपने आप उससे पहले में वो चीज़ अब प्रिपेयर हो रही, क्योंकि CHSL और CGL देने वाले लोग अलग अलग नहीं होंगे, सबको मतलब बच्चे तो कॉमन ही होंगे, तो वो आप उसको अच्छे से फॉलो करेंगे। उसके अलावा जो भी और पैटर्न है मतलब वो भी आपको धीरे धीरे प्रोवाइड किया जाएगा कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे प्रिपेयर की जाएँ, तो अप टू एग्जाम CGL जब प्री हम देने जाएँ या CHSL जिनका मेंस लगे तब तक हम अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते, तो इंस्ट्रक्शन धीरे धीरे वहाँ दिए जाते रहेंगे, जैसे दिया जाते हैं वो अपना फॉलो कर दिए। वो क्लास से डिफर बात है, क्लास में सिर्फ ये बता दिया कि ऐसा वहाँ आपको सूचित किया जाएगा। ठीक है, तो लिखें।
स्पर्श रेखा त्रिज्या पर स्पर्श बिंदु पर सदैव लंब होती है। रेडियस इज ऑलवेज the radius is always perpendicular to the tangent on the contact point। लिखे, नोट कर लें। हो गया, आगे बढ़ते। जैसे अगर मान ली एक सर्कल है, इसमें एक टेंजेंट जा रही, ये आपने डायमीटर खींचा और डायमीटर के एंड पर आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ठीक, एट द एंड्स ऑफ डायमीटर, डायमीटर के अंत एंड पर आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। फिर आपने दूसरे एंड पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर दी। तो ये डायमीटर है, तो इसका ये वाला जो पार्ट है, मान लो ये पी पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, ये वाला पार्ट तो रेडियस की तरह भी एक करेगा, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। ये वाला पार्ट भी रेडियस की तरह वर्क करेगा, तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। ये वाला पार्ट रेडियस की तरह वर्क करेगा तो एंगल 90 डिग्री होगा। ये वाला पार्ट भी रेडियस की तरह वर्क करेगा तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि ये दोनों एंगल 90 + 90 दैट इज 180। ठीक, अब अगर ये 90-90 होगा तो दोनों आपस में कैसी होंगी? पैरेलल होंगी, so that these lines will be parallel। ठीक, तो रूल ये बनता है कि on the tangents on the ends of diameter, व्यास के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं सदैव समांतर होती हैं। The tangents on the ends of diameter are always parallel। व्यास के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं सदैव समांतर होती हैं। लिखिए, tangents on the ends of diameter, व्यास के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं सदैव समांतर होती हैं। हो गया, बना लीजिए।
हो गया। आगे देखें, जैसे मान लो कि एक सर्कल है और उस सर्कल में हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की और एक आपकी कॉर्ड हो गई, ये एंगल हो गया, ठीक। ये सेंटर हो गया, इसको यहां से मिला दिया, ये इस तरह से हो गया। तो अगर आप इस एंगल को थीटा माने, ठीक है, चलिए इस एंगल को थीटा मानिए, तो ये पूरा यहां पर अगर देखें आप, तो आपको दिखेगा ये आपका 90 डिग्री कंफर्म है, और इस 90 डिग्री कंफर्मेशन के बाद ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये और ये दोनों रेडियसेस हैं, इसलिए इस एंगल को भी 90 माइनस थीटा होना पड़ेगा। सही है। तो आप बताओ, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा, 2 थीटा। तो हम यहां पर चले जाएं, इसको इधर मिला दें एक, तो ये एंगल कितना होगा, इस पॉइंट को अगर हम ए और इस पॉइंट को बी माने, ये आपका पी हो जाए और ये आपका सी हो जाए। तो अगर आप फिर से ऑब्जर्व करें तो आप ये देखेंगे कि हमने क्या सिद्ध किया है, हमने ये सिद्ध किया है कि एक टेंजेंट है और एक कॉर्ड का इंड है। अगर ये एंगल थीटा होता है तो टेंजेंट से दूसरी तरफ जो एंगल बनेगा वो हमेशा थीटा होगा। इसी सिस्टम को अल्टरनेट सेगमेंट बोलते हैं, ठीक, अल्टरनेट सेगमेंट एंगल। किसी भी जीवा का किसी भी त्रिज्या के स्पर्श रेखा के साथ बनने वाला कोण जो होता है वो एकांतर वृत्तखंड, मतलब इस तरफ का वृत्तखंड कर छोड़ करके उस तरफ वाले वृत्तखंड पर बनने वाले किसी भी एंगल के क्या होता है, बराबर होता है। एकांतर वृत्तखंड पर बनने वाले कोण के बराबर होता है। इससे आप ये चीज भी कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए सर्कल ऐसे है और ये आपकी टेंजेंट है, आपने इस तरफ का एंगल लिया और ये अगर आपका फाई है, तो इस तरफ बनने वाला एंगल ऑटोमेटिकली फाई होगा, जिसमें कोई डाउट नहीं है। बात आप समझ रहे हैं। तो ये एंगल अगर आपका फाई है तो ये एंगल जो होगा वो आपका अपने आप फाई होगा। The angle formed by the tangent with the chord is equal to angle formed by the tangent formed by the chord on the alternate segment. Clear? तो लिखें, किसी जीवा का स्पर्श रेखा के साथ बनने वाला कोण, किसी जीवा का स्पर्श रेखा के साथ बनने वाला कोण जीवा का एकांतर वृत्तखंड पर किसी जीवा का स्पर्श रेखा के साथ बनने वाला कोण जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड पर जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड पर बनने वाले कोण के बराबर होता है। जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड पर बनने वाले कोण के बराबर होता है। The angle of chord with the tangent is equal to the angle formed by the chord on the alternate segment. On the alternate segment.
अब देखिए आगे। अगर किसी सर्कल पर एक, मान लो आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, एक पी पॉइंट था, एक आपका टी पॉइंट था, और फिर आपने एक सीकेंड ड्रॉ कर दी ऐसे, ठीक। तो एक रिलेशन मिलता है, पहले समझिए। अगर ये आपकी टेंजेंट को ऐसे आप कॉर्ड से मिला दें, तो आप ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर कर सकते हैं। अभी जस्ट ऊपर सिद्ध किए कि टेंजेंट का कॉर्ड के साथ जो एंगल बनेगा वो कॉर्ड द्वारा दूसरी तरफ बनने वाले एंगल के बराबर होगा। ये बात अभी हम लोगों ने जस्टिफाई करी। हमने कहा ठीक, ये बात क्लियर है, कोई डाउट है किसी को? नहीं। अब यहां तक अगर देखोगे आप, तो ये वाला एंगल हमें ट्रायंगल पी टी बी व ट्रायंगल पी ए टी में एंगल जो पी है वो आपका बराबर एंगल पी के कॉमन नहीं, एंगल पी जो है वो एंगल पी के बराबर है क्योंकि कॉमन है। जो एंगल आपका पीटीए है, एंगल पी बी टी, पीटीबी के वाले एक ट्रायंगल का पीबीटी बराबर एंगल पीटीए इन फिगर। अब चूंकि दो एंगल बराबर होंगे तो इसका तीसरा एंगल इसके तीसरे एंगल के बराबर होगा। छोटे वाले ट्रायंगल का थर्ड एंगल बड़े वाले ट्रायंगल के थर्ड एंगल के बराबर होगा। तो एंगल जो आपका पी टी बी, एंगल पी ए टी, यहां नियम लग जाएगा थर्ड एंगल का, ठीक। अब पी ए टी ये वाला और पी टी बी ये वाला। अब जब तीनों एंगल आपस में बराबर हो गए तो ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल। अगर तीनों एंगल बराबर हो गए तो ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? सिमिलर, है ना। बराबर कोण अगर बराबर है तो ये प्रॉपर्टी से ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? सिमिलर। तो यहां पर हम सिंपली कह पाएंगे कि सो दैट हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल आपका पी टी बी है वो सिमिलर हुआ ट्रायंगल पी ए टी के। जो आपका पीटीबी है और पीएटी जो है वो आपस में कैसा होगा? सिमिलर। और सिमिलर ट्रायंगल की संगत भुजाएं कैसी होती? आनुपातिक। अगर सिमिलर ट्रायंगल की संगत भुजाएं आनुपातिक होती है उस बात को आप कंटिन्यू करते हैं। तो यहां ध्यान दिया है तो आप यहां देखेंगे पीटीबी वाले में अगर थीटा के सामने देखा जाए तो आपके सामने पीटी, फिर यहां पर थीटा के सामने देखा जाए तो पीए, बड़े वाले में अल्फा के सामने देखा जाए तो पीबी, और छोटे वाले में अल्फा के सामने देखा जाए तो पीटी। तो इससे हमने क्या पाया? पीटी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पीबी। इंपॉर्टेंट रूल है कि जब भी हम किसी ट्रायंगल में एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा खींचते हैं तो स्पर्श रेखा का वर्ग छेदक रेखा के दोनों भागों के गुणनफल के बराबर होता है। छेदक रेखा के दो भाग पी ए और पीबी लिखे। इफ अ टेंजेंट एंड सेकेंड इज ड्रॉन टू अ सर्कल, यदि एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा खींची जाए, यदि एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा खींची जाए तो स्पर्श रेखा का वर्ग, यदि एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा खींची जाए तो स्पर्श रेखा का वर्ग छेदक रेखा के दोनों भागों, छेदक रेखा के दोनों भागों के गुणनफल के बराबर होता है। तो स्पर्श रेखा का वर्ग छेदक रेखा के दोनों भागों के गुणनफल के बराबर होता है।
हो गया। चलिए आगे। अगली थ्योरम, जैसे अगर आप किसी सर्कल पर किसी बाहरी बिंदु से दो स्पर्शरेखाएं खींच दें, टू टेंजेंट्स, तो सेंटर ओ हो गया, ये मिलाया हमने रेडियसेस हो गई, ये अपने आप 90-90 होगा। सबसे पहली बात कि अगर आप इसको ए और इसको बी माने तो पहले स्टेप में आता है कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी दैट्स इक्वल टू 180। पहले ही स्टेप में आपको आता है कि एंगल जो आपका ए ओ बी है और जो आपका एंगल ए पी बी है उसका जो सम होगा वो आपका 180 डिग्री होगा, और ये 90-90 आपका 180 होगा। इससे ये बात सिद्ध होती है कि जो क्वार्टल होगा वो एक साइक्लिक क्वार्टल होगा। ठीक है, पहली बात तो ये आती है कि अगर आप वृत्त पर स्पर्शरेखाएं खींचते हैं, इसलिए हम ये कह पाएंगे, ये भी अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, और उसके बाद हम ये कह पाएंगे कि क्वार्टल ए पी बी इज आ साइक्लिक क्वार्टल। इससे हम कह पाएंगे कि जो चतुर्भुज होगा वो एक कैसा क्वार्टल होगा, साइक्लिक क्वार्टल होगा, चक्री चतुर्भुज होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी में आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहां से इसको मिलाते हैं तो आप ये देखेंगे कि ट्राइंगल ए ओ पी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ पी। क्यों? 90-90 रेडियस रेडियस और कॉमन, लिखा नहीं जाता क्यों होगा, समझा दिया फिगर में। देखो 90-90 रेडियस रेडियस कॉमन, तो आरएचएस की थ्योरम बनी। इससे दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हो जाएंगे? सर्वांगसम। सर्वांगसमता से जो रिजल्ट मिले वो स्वाभाविक हुए, लेकिन कुछ लिख लेने वाले हैं, जैसे कि पी ए बराबर पी बी। वैसे तो इन दोनों ट्राइंगल में आप सब कुछ बराबर, ठीक। जैसे एंगल ए पी ओ बराबर एंगल बी पी ओ, ये एंगल बाइसेक्टर का कार्य करने लगेगा। जैसे एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल बी ओ पी, यहां पर भी बाइसेक्टर की स्थिति बनने लगेगी।
बात आप समझ पा रहे होंगे। जैसे इन सारी व्यवस्थाओं को समझने के बाद हम ये कह पाएंगे कि क्वाड्रिलेटरल ए पी बी ओ एक काइट होगा। सक्रिय चतुर्भुज तो है ही, एक काइट भी है। क्या सभी काइट चक्रीय चतुर्भुज होती हैं? नहीं, ये एक ऐसा चक्रीय चतुर्भुज है, काइट भी है। एंगल का 90 वहां कहां मिल पाता है हमें हमेशा, तो ये खैर हो रहा है। फिर इस वजह से क्या होगा, जब आप यहां मिलाएंगे, कभी भी ऐसी स्थिति बनी और आपको ऐसे मिलाना पड़ा, तो जब ये एंगल बाइसेक्टर है और आइसोसेलेस है तो इसे 90-90 भी होना पड़ेगा। तो अगली बार जब भी आप पहुंचेंगे तो पॉइंट नंबर 3, जब भी आप अगली बार इस फिगर को देखें और ऐसी कोई स्थिति आपके सामने आए, तो आप ये भी कह पाएंगे कि पीओ परपेंडिकुलर टू ए बी। नहीं कह पाएंगे, इसके लिए प्रूवमेंट नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये प्रूवमेंट पहले हो चुके हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर माध्यिका का भी और लंब का भी कार्य करता है। अच्छा, माध्यिका का भी कार्य करता है, वैसे भी हमने सर्कल में पढ़ा था, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसलिए अगर ये आपकी पूरी जीवा को 2a माना जाए तो ये a और a होगा। तो इस पॉइंट को अगर देखा जाए तो हम ये कह पाएंगे एंड am बराबर bm, am जो होगा वो bm के भी बराबर होगा। इस तरह से कुछ कुछ रिजल्ट सामने आते हैं। खास बातें हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं और इससे हमें कुछ कुछ रिजल्ट्स मिल गए हैं। लेकिन सिर्फ तब की स्थिति है जब किसी वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं आपने एक ही बाहरी बिंदु से खींची हो, फ्रॉम अ वन सिंगल एक्सटीरियर पॉइंट। जब आपने एक ही बाहरी बिंदु से स्पर्शरेखाएं खींची हो तब की हम बात कर रहे हैं। बोलो, बात क्लियर है? लिखें, यदि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्शरेखाएं खींची जाए, यदि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्शरेखाएं खींची जाए तो वे दोनों आपस में बराबर होती हैं। बस इतना ही लिखिए, बाकी फिगर में मार्क है। और इसमें ये लिखूं कि पी ए पी बी बराबर होते हैं फिर एंगल बाइसेक्टर, मुझे लगता है फिगर में ज्यादा अच्छा मार्क कर पाया हूं मैं, और वो आपको ज्यादा समझ में भी आएगा। ठीक भाई, एक लाइन लिख ली आपने, इसका पूरा फिगर बना लीजिए और इसके कंक्लूजन जो पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 लिखे, ये दिमाग में रखिए। कैसे प्रूव हुआ हम समझा दिया। ना समझ में आए नोट करते समय सोचिएगा, फिर पूछ लिए, फिर प्रूव कर दूंगा।
बना लिया। एक आपको याद है जगह जगह हमने जब भी बात की थी तो एक क्वार्टल में क्वेश्चन आया करता था और 2-3 जगह छोड़ा था, कहा था साइक्लिसिटी जब वृत्त पढ़ाऊंगा तो आएगा, और उसमें अपोजिट साइड्स ऑफ क्वार्टल की स्थिति बनी थी, बड़ा याद होगा आपको, चाहे तो पलट लीजिएगा, अभी थ्योरम बता रहा हूँ क्या है, इसी बात पे बेस्ड है। जैसे मान लो कभी एक ऐसी स्थिति बन जाए कि कोई सर्कल, ये सब इसके ऊपर में है, कोई सर्कल जिसके आसपास एक क्वार्टल इस तरह स्थिति बना दे, अ सर्कल इज इनक्राइब्ड बाय अ क्वार्टल, एक वृत्त एक चतुर्भुज से घिरा हो, मतलब चतुर्भुज की चारों भुजाओं को स्पर्श करता हो या चतुर्भुज से घिरा हो, बात एक ही है। ये आपका पॉइंट ए, ये आपका पॉइंट बी, ये आपका पॉइंट सी, ये आपका पॉइंट डी। ठीक, अभी जस्ट हमने 2 मिनट पहले समझा कि किसी भी सर्कल पर अगर आप बाएं बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो दोनों आपस में बराबर होंगी। यहाँ पर हमने लिखा भी P इक्वल टू पी बी, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों जो ट्राइंगल होते हैं कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब जो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो सब कुछ बराबर हो जाता है, तो उस स्थिति में P और PB का बराबर होना कॉमन सी बात हो जाती है। तो हमने कहा ये बात ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर पॉइंट ए को देखा जाए तो ए से अगर हम देखें तो अभी पाते हैं कि ये दूरी ए होगी, ये दूरी भी ए होगी, बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर। फिर देखें ये दूरी बी होगी, ये दूरी भी बी होगी, बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, क्योंकि उसके बाद स्पर्श रेखाओं की लंबाई से हमेशा मतलब होता है कांटेक्ट पॉइंट से बिंदु की दूरी। अदरवाइज जो रेखा है वो लाइन हो तो अनंत लंबाई की है, फिर उसकी पूरी लंबाई का कोई मतलब होता नहीं। ठीक है, जब भी हम स्पर्श रेखा की लंबाई की बात करते हैं तब तक हम कांटेक्ट पॉइंट की बात करते हैं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट टू द कांटेक्ट पॉइंट। अगर स्टार्टिंग पॉइंट और कांटेक्ट पॉइंट डिफाइन नहीं है, या एग्जैक्टली कांटेक्ट पॉइंट तो डिफाइन हो जाएगा लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन नहीं है, तो फिर हम लंबाई नहीं बता सकते। तो स्पर्श रेखा की लंबाई से हमेशा मतलब होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट पता हो कहां से ड्रॉ की गई है और कांटेक्ट पॉइंट तक के बीच की दूरी, बाकी वो अनंत तक जाती है उससे मतलब नहीं। फिर यहां जाओ, ये देखो, ये अगर दूरी सी होगी तो ये दूरी भी सी होगी, ये अगर दूरी डी होगी तो ये दूरी भी डी होगी। कोई दिक्कत समस्या हो बताइए, कंफर्म है? अब अगर आप ध्यान दें तो हम ये पाते हैं कि अगर मैं बेसिकली अपने, अभी इसमें तो कुछ हमने किया नहीं, बस सिंपल सी वही लॉजिक, बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, उसी बात को बस यूज किया और लिखा है। अगर आप सिंपली देखें तो आप एक चीज पाते हैं कि जो ए बी है प्लस सी डी, अगर मैं निकालूं ए बी प्लस सी डी, तो आप पाएंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इक्वेशन नंबर 1 ड्रॉ कर दूं। अगर मैं बी सी प्लस ए डी निकालूं तो आप पाते हैं बी प्लस सी प्लस ए प्लस डी, इक्वेशन नंबर 2। और अगर हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखें तो हमें ये पता चलता है कि राइट हैंड पार्ट बराबर, इसलिए ए बी प्लस सी डी को हम बराबर कर पाएंगे बी सी प्लस ए डी के। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? किसी कोई दिक्कत समस्या? ए बी प्लस सी डी को हम बराबर कर पाएंगे बी सी प्लस ए डी के। बात आप समझ पा रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत समस्या हो तो बेशक बताइए। सरल भाषा में किसी चतुर्भुज को अगर वृत्त की चारों कोई किसी चतुर्भुज की चारों भुजाओं को वृत्त स्पर्श करता है तो उसकी अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है, ये नियम बन गया। और इसका प्रॉपर्टी बेस ये था। इस तरह क्वेश्चन क्वार्टल में आ रहे थे तो हमने वहां ड्रॉप कराया था, आप चाहें तो पलट लीजिए, तो अपने आप सब इसी बात पे बेस थे। बाकी कुछ कुछ होंगे तो आगे और थ्योरम मिल जाएंगे, उससे हो जाएंगे सॉल्व। तो लिखें, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं, यदि ऑल द 4 साइड्स ऑफ सर्कल ऑफ क्वार्टल, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं वृत्त को स्पर्श करें, यदि चतुर्भुज की चारों भुजाएं वृत्त को स्पर्श करें, if all the 4 sides of coital touches the circle, then the sum of opposite sides of coital are equal, are equal। यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं वृत्त को स्पर्श करें तो
चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का योग, तो चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का योग सदैव बराबर होता है। नोट कर लें। बना लिए, कोई दिक्कत समस्या? अब छोटी छोटी ऊपर में जगह जगह पे मिलती रहेंगी और हम उनके साथ काम भी करते रहेंगे। अब अगली बात आती है, एक छोटी सी पॉइंट है, दैट इज कॉमन कॉर्ड उबेनिस जीवा। ठीक है, सीक्वेंस में टेंजेंट की प्रॉपर्टीज इतनी थी, खत्म। एंड अरे जैसे हमने एक साइक्लिक क्वाड्रेटल पढ़ा बीच में, है ना, सर्कल की थ्योरम्स में, फिर टेंजेंट पढ़ लिया। अब बताए कॉमन कॉर्ड की रूल, उबेनिस जीवा की स्थिति। एंड अरे कॉमन कॉर्ड उबेनिस जीवा। देखिए क्या है, जैसे अगर मान लेते हैं कि एक सर्कल है, ठीक है, एक दूसरा सर्कल है, ये दोनों एक दूसरे बिंदु पर एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर जाते हैं, दे इंटरसेक्ट विद ईच अदर। तो अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर जाते हैं तो कोई प्रतिच्छेदी भाई बिंदु होंगे। ये मान लो ए है, ये पी है, ए भी एक लाइन बनी, इसी को कॉमन कॉर्ड उभयनिष्ठ जीवा कहते हैं, क्योंकि ये लाइन दोनों सर्कल के लिए कॉर्ड का काम करती है। उभयनिष्ठ जीवा कॉमन कॉर्ड, बात समझ गए आप? कॉर्ड क्या होती है आपको पता है, और दोनों के लिए एक सिंगल लाइन है जो कॉर्ड काम कर रही है, वो उभयनिष्ठ जीवा कहलाएगी। मेरी बात आपको क्लियर? तो आपके उभयनिष्ठ जीवा की स्थिति हुई, कॉमन कॉर्ड की स्थिति हुई। अब ये इसका सेंटर है, जैसे दैट इज ओ मान लो, और ये इसका सेंटर है मान लो ओ डैश। तो ये आपका जब मिलाएंगे तो ये आपकी लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स कहलाएगी। ठीक है, तो यहां पर यूनिवर्सल रूल में पहला रूल क्या मिला कि जब आप लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स को यहां मिलाते हैं तो एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। और इस बात के लिए कुछ और बताने की जरूरत नहीं है, बड़ा सरल है, हम आपको बता दें अगर, और वो ये है कि ये आपका R1 और ये आपका R2। तो R1 R2 की स्थिति में क्वाड्रेटल OA O' B एक काइट की तरह वर्क करता है। तो काइट की देखो, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल आपस में जुड़ गए, तो जब इसको मिलाते हैं तो काइट बन जाती है। अच्छा, जब ये काइट बन जाती है तो यहां पर ये 90 डिग्री कट जाती है। एंड O' मतलब अपने आप O' परपेंडिकुलर टू AB तो हो ही गई। एक और खास बात, यहां पॉइंट को अगर M माना जाए तो आपको पढ़ा भी था, आप सिद्ध भी कर सकते हैं कि जो AM होगा वो MB के बराबर होगा। AM जो होगा वो MB के बराबर होगा। इसको सिद्ध करने के लिए कुछ खास आपको करना नहीं है,
अगर आप चाहें तो ये देखिए, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल उठा कॉन्ग्रेंट करें, ए ओ ओ डैश बी ओ ओ डैश, कैसे, R1 R1 बराबर R2 R2 बराबर ओ डैश कॉमन। जब कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो देखो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे और ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे। अब जब एंगल बाइसेक्टर आइसोसेलेस ट्रायंगल का जाएगा तो क्या लंब नहीं होगा, उधर से भी वही स्थिति। ठीक, तो कुछ कुछ फिगर में भी आपने मार्क किया। तो क्या आपने देखा कि जब आप उभयनिष्ठ जीवा मिलाते हैं और लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स को मिलाते हैं, ठीक है, जब आप उभयनिष्ठ जीवा को मिलाते हैं और लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स मतलब लाइन सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं, तो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स टू द कॉमन कॉर्ड। यहां पर OM और O'M अलग अलग होंगे, OM और O'M अलग अलग लंबाई के होंगे, क्योंकि ये अलग आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये अलग आइसोसेलेस ट्रायंगल है। लेकिन AM और MB हमेशा बराबर होंगे। ठीक, ये सामान्यतः कॉमन कॉर्ड की सिनेरियो में हमको मिल ही जाता है। क्लियर? कुछ लोगों और कुछ किताबों में, अब समय बदल गया है, करेक्शंस आने लगे हैं, चीजें सही होने लगी। ठीक, जब शुरू शुरू में एडवांस मैथमेटिक्स जुड़ी तो उस समय एक चीज देखने को मिली कि कुछ किताबों, वो भी अच्छी किताबों में, यहां मार्क किया गया कि एंगल हमेशा 90 डिग्री हो। ऐसा कोई नियम नहीं है। यहां वाला एंगल 90 डिग्री हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप ऐसा क्या ही सिद्ध कर सकते हैं कि हमेशा आप इस एंगल को 90 डिग्री बताते रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पेशली मिल जाए, दैट इज ए क्वेश्चन। स्पेशली आपको मिल जाए वो एक क्वेश्चन है। यूनिवर्सली कॉमन कॉर्ड की स्थिति में एंगल को 90 डिग्री नहीं होना है। प्रैक्टिकली देखिए, एक सर्कल, एक छोटा सर्कल, ये आपने सेंटर पकड़ा, इसका ये सेंटर पकड़ा, कौन कह देगा ये 90 डिग्री हो जाएंगे? सोचिए, और बड़ा कर लीजिए, ये है, इसको और छोटा कर लीजिए। मान लो ये सेंटर है, ये ऐसे जाएगी, ये सेंटर वैसे आएगी। किस बात की क्या गारंटी कि 90 डिग्री होगा? और अगर बड़े हो गए, उनके इंटरसेक्शन की स्थिति भी डिफाइन करेगी। ये ऐसे हुआ, इसका सेंटर यहां है, ये ऐसे जा रही है, इसका सेंटर यहां है, ये ऐसे जा रही है। तो 90 डिग्री होना यहां से कहीं कोई नियम नहीं है कि हमेशा 90 डिग्री होगा। बट कंफ्यूजन देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस बात पर प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो मिलेंगे, तो क्वेश्चन आएगा तो बात करेंगे। इतनी बात यहां मिलती है। तो ये तो पहली बात हो गई। अब अगर इफ R1 बराबर R2 बराबर R हो जाए, मतलब दोनों वृत्त समान त्रिज्या के हो जाएं, इफ बोथ सर्कल्स आर बिकम ऑफ द सेम रेडियस, अगर दोनों वृत्त समान त्रिज्या के हो जाएं तो एक चीज हमें जरूर मिलती है, और वो ये मिलती है कि भाई समान रेडियस के सर्कल्स थे, उन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। तो यहां पर जब आपने ये मिलाया ऐसे और यहां से इसको ऐसे मिलाया, तो ये स्थिति एक रोम्बस की बन जाती है। सिंपल बात, चारों भुजाएं बराबर। ये आपका ए मान लेते हैं, ये आपका बी है, ये आपका ओ, ये आपका ओ डैश। तो हम पहली बात तो यही पाते हैं कि जो ए ओ बी ओ डैश है वो एक रोम्बस की स्थिति बना लेता है। अब जब रोम्बस बन जाता है तब आपका ये 90 डिग्री तो पहले से पक्का है, तब आपका ये भी बराबर होता है और ये भी बराबर होता है। सिद्ध करना हो तो रोम्बस में जाके एक बार सिद्ध कर लीजिए, वापस क्यों 2 बार सिद्ध करना है? ठीक, तो तब हम ये पाते हैं कि जो AM है वो आपका MB के बराबर तो है ही है, कॉमा AM परपेंडिकुलर टू AM परपेंडिकुलर O डैश तो है ही, कॉमा जो आपका O डैश M होता है वो OB OM के बराबर होता है। केंद्रों को मिलाने रेखा भी समद्विभाजित हो जाती है अगर दोनों सर्कल समान रेडियस के हुए तो। अगर दोनों सर्कल समान रेडियस के नहीं हुए तो एक तरफ जिसकी रेडियस बड़ी होगी उधर का हिस्सा बड़ा होगा, जिसकी रेडियस छोटी होगी उधर का हिस्सा छोटा होगा। बात क्लियर है? कोई डाउट हो तो जल्दी है, कोई समस्या? पूछ लो पूछ लो पूछ लो, सही है, काम चला लो। देखो ये RR, ये RR, ये कॉमन, यहां पर जब यहां पर RR के साथ गए तो ये एंगल हमारे पास यहां पर हमने पहुंचे तो ये एंगल अपने आप पहले से बराबर था क्योंकि रोम्बस था। तो अगर ये बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हो चुके हैं, ये RR हो गया, ये कॉमन हो गया। ठीक, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट। अब अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये दोनों एंगल अपने आप 90-90, ये बात तो पहले सिद्ध हो गई। अब देखो
अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में माध्यिका लंब डालोगे तो माध्यिका काम नहीं करेगा। इधर से देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल में लंब डालोगे तो माध्यिका काम नहीं करेगा। बाकी रोम्बस हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। ठीक, तो क्या होगा कि जो हमारी कॉमन कॉर्ड है वो तो आधी आधी हो ही जाती है, साथ साथ केंद्रों को मिलाने वाली रेखा भी आधी आधी हो जाती है। क्लियर? अगर सर्कल्स इक्वल रेडियस के हुए तो। इसके अलावा इतना नोट करेंगे फिर आगे बात करेंगे। लिखें, स्क्वायर के लिए एंगल 90 बताना पड़ेगा ना, स्क्वायर के लिए ये एंगल 90 होना चाहिए ना। अगर कोई ऐसी स्थिति बन गई कि एंगल 90 हो गया, एम ओ डैश को देखा, एम और एम ओ डैश, ये कब किया हमने, ये कब किया, हो गई, वो भी आधी आधी हो गई। मतलब ये अगर आपका 2x था तो ये x/2 हो गया, ये x/2 हो गया, ये y था तो ये y/2 हो गया, y/2 हो गया। ठीक, बैठ जाइए। और कोई डाउट? देखो यूनिवर्सली कुछ नहीं है, स्पेशली क्वेश्चन है, स्पेशल कंडीशन तो प्रश्न है ना, तो स्पेशल कंडीशन यहाँ नहीं इनपुट करते हैं। जब भी आप करेंगे तो फिर कंफ्यूजन स्टार्ट होगा। हम जहां पर जो यूनिवर्सल सिनेरियो उनको देखें। और कोई डाउट हो बताओ, सोच लिए, कोई दिक्कत नहीं, बेहिचक। तो लिखें, ये दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो प्रतिच्छेदन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उभयनिष्ठ जीवा कहलाती है। इफ टू सर्कल्स intersects each other on 2 points, then the line joining these points form a common chord। तो इन बिंदुओं को मिलाने रेखाखंड को उभयनिष्ठ जीवा कहते हैं। तो इन बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उभयनिष्ठ जीवा कहलाता है। उभयनिष्ठ जीवा केंद्रों को मिलाने वाली रेखा द्वारा, उभयनिष्ठ जीवा केंद्रों को मिलाने वाली रेखा द्वारा समकोण पर समद्विभाजित होती है। उभयनिष्ठ जीवा केंद्रों को मिलाने रेखा द्वारा समकोण पर समद्विभाजित होती है। यदि वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो, the common chord is bisected at 90 degree by the line joining centers, by the line joining center। यदि वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो, अगला पॉइंट, यदि वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो, if radiuses of circles are equal, if radiuses of सर्कल्स आर इक्वल, यदि वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो तो केंद्रों को मिलाने वाली रेखा भी, तो केंद्रों को मिलाने वाली रेखा भी समद्विभाजित हो जाती है। तो केंद्रों को मिलाने वाली रेखा भी समद्विभाजित हो जाती है। अब नोट कर लीजिए,
हो गया। अब इसी में थोड़ा सा और आगे समझिए कि अगर आप कॉमन कॉर्ड को आगे बढ़ाते हैं, समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए ये स्थिति आपने बनाई और ये आपकी कॉमन कॉर्ड की स्थिति हो गई, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है। कॉमन कॉर्ड को आपने आगे बढ़ाया और एक टेंजेंट इस पर, कॉमन कॉर्ड मतलब कहीं तक भी जा सकती है, उस पर स्थित इसी बिंदु से, कॉमन कॉर्ड पर स्थित किसी बिंदु से, मान लो ये पॉइंट पी है, इससे आपने पीटी और पीआर स्पर्श रेखाएं वृत्तों पर खींच दी। दो अलग अलग वृत्त हैं, ध्यान रखिएगा, एक ही वृत्त पर नहीं खींची हैं, दो अलग अलग वृत्तों की स्थितियां हैं। क्लियर? तो हुआ ये कि हम कह सकते हैं इन फिगर पीटी स्क्वायर बराबर पीए इंटू पीबी। विचार कीजिए जब आप इस सर्कल के लिए काम कर रहे होंगे और जब आप इस सर्कल के लिए काम कर रहे होंगे, एंड पी आर स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी, जब आप इस सर्कल के लिए काम कर रहे होंगे। सही है दोनों अलग अलग सर्कल लेकिन कर रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या पाया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड अगर अलग अलग डाल दिया है तो छेदक रेखा स्पर्श रेखा के नियम से मिला, क्या मिला कि पीटी बराबर मिल गया हमें पी आर स्क्वायर के, इसलिए हम कह पाएंगे कि पीटी जो होगा वो किसके बराबर होगा, पी आर के। तो जब आपने यहां पर स्पर्श रेखा खींची तो आपका पीटी और पीआर आपस में कैसे हो गए, बराबर। बात समझे? तो कहने का मतलब ये कि छेदक रेखा पर कॉमन कॉर्ड पर स्थित किसी बिंदु से अगर वृत्तों पर बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, बट ओनली फॉर सिंगल सर्कल, एक ही सर्कल पर दोनों खींची जानी चाहिए एक ही बिंदु से, पी इक्वल टू पीबी, जो आपने थोड़ी देर पहले समझा था। यहां पर वो बात नहीं हो रही, यहां पर हो रही दो अलग अलग वृत्त पर।
तो ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी ड्रॉ कर दो, सोचो कि आप अगर यहां से खींच दो दोनों पर तो बराबर नहीं होंगी ना, लेकिन अगर कॉमन कॉर्ड पर स्थित किसी बिंदु से आपने खींच दी तो दोनों अलग अलग सर्कल होने के बावजूद भी ये दोनों आपस में बराबर इंप्रूवमेंट सामने है। क्लियर? तो लिखें उभयनिष्ठ जीवा पर स्थित, उभयनिष्ठ जीवा पर स्थित किसी बिंदु से वृत्तों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, उभयनिष्ठ जीवा पर स्थित किसी बिंदु से वृत्तों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं सदैव बराबर होती हैं। उभयनिष्ठ जीवा पर स्थित किसी बिंदु से वृत्तों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं सदैव बराबर होती हैं। सदैव बराबर होती। टेंजेंट्स फ्रॉम a point which lies on the common chord, tangents from a point which lies on the common chord to the circles are always equal, are always equal। उभयनिष्ठ जीवा पर स्थित किसी बिंदु से वृत्तों पर खींची गई स्पर्शिकाएं समान लंबाई की होती हैं। हम्म पी ए इंटू ए भी नहीं, पी ए इंटू पी भी होगा हमेशा। पीछे से तो किया था, नहीं किया था? पी से इस बिंदु की दूरी, पी से पूरे बिंदु की दूरी, सिमिलरिटी से दिखाएं। इसके बाद और देखिए, एक और छोटा सा पॉइंट, अगर वृत्त इस तरह प्रतिच्छेद कर रहे हो ये पॉइंट, और आप यहां से ऐसे बढ़ा दें एक लाइन, मान लेते हैं ये P और ये Q, इस तरह यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दें और इस तरह यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दें। इस बार ये जो पॉइंट है वो आपका कॉमन कॉर्ड पर नहीं होगा, हो तो अच्छी बात, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर आपने थोड़ा बैलेंस करके ड्रॉ किया हो और दोनों काम एक जैसे हो जाए उससे तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। तो अगर होगा तो आइसोसेलेस की स्थिति बन जाएगी, अगर ये पॉइंट कॉमन कॉर्ड पर होगा तो आइसोसेलेस की स्थिति बन जाएगी। अभी आपने पीछे समझा था ये दोनों बराबर होते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं है। ये टेंजेंट आपने ड्रॉ की और आपने ये मान लो आपकी ऐसे मिलाया, तो एक बात बताओ कि ये एंगल अगर आपका थीटा है तो क्या ये एंगल थीटा नहीं होगा? बताओ, ये एंगल पाई है तो क्या ये एंगल पाई नहीं होगा? अगर देखा है तो टेंजेंट और ये आपका कॉर्ड ये आपके बराबर होंगे। यहां पर देखा है तो टी आपका पॉइंट है, ये आपका फाई है, फाई थीटा है, थीटा।
तो इस परिस्थिति में सिंपली एंगल पी टी क्यू प्लस पाई प्लस थीटा, ट्रायंगल पी टी क्यू में देखा जाए तो ये एंगल पी टी क्यू प्लस पाई प्लस थीटा दैट मस्ट बी 180। लेकिन थीटा प्लस पाई को इस स्थिति में जो टेंजेंट और कॉर्ड से हमें रूल मिला उससे इस एंगल को पी बी क्यू के भी बराबर किया जाता है, इस एंगल को पी बी क्यू भी कहा जाता है। इसलिए हम एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी बी क्यू को 180 डिग्री के बराबर कहें तो कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो भाई, कंफर्म? अगर ऐसा मिला हमें तो इस स्थिति में हम क्वाड्रेटल टी पी बी क्यू को साइक्लिक क्वाड्रेटल कह सकते हैं। क्योंकि अपोजिट एंगल का सम 180 हुआ। और ये बात भी अपने दिमाग में रखिएगा, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल में रिलेशन पूछ देकर, मतलब ये वाला दे दिया ये पूछ लिया, ये वाला दे दिया ये पूछ लिया, तो जब ये साइक्लिक होगा पूरा तो इधर वाले एंगल का सम भी अपने आप 180 हो जाएगा। तो बस ऐसे नोट कर लीजिए। हो गया? लेंथ ऑफ टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां। टेंजेंट में कुछ भी है ही नहीं, इतने जितने पॉइंट थे इसके अलावा टेंजेंट और जो है में कुछ ऐसा ही नहीं। सर्कल, ट्रायंगल और क्वाड्रेटल में तो तब भी जब प्रूवमेंट हमने बहुत सारे लिखा दिए, उसके बावजूद भी आपको जगह जगह पे प्रूविंग कराता रहा, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है। हर छोटी चीज जो पहली बार ऑब्जर्व की गई वो प्रूवमेंट बन जाती है, ठीक। लेकिन सर्कल में ऐसा कुछ नहीं है, जो जो है वो लगभग लगभग आपने लिख ली। कोई क्वेश्चन की बात है उसके प्रूवमेंट को आप याद करना चाहें तो एक अलग बात है, वो अलग बात, ठीक है।
तो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, तो आप बात समझ लें पहले। टेंजेंट जो कॉमन होती है दो तरीके की होती है, एक सर्कल है, एक इस पर आपने टेंजेंट ड्रॉ की, इसे हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहते हैं। कौन सी कॉमन टेंजेंट? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी। जबकि अगर सर्कल्स पर आपने टेंजेंट्स ऐसे ड्रॉ की तो इसको हम अनुप्रस्थ स्पर्शी, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट भी कहते हैं। तिर्यक अनुस्पर्शी, ठीक, तिर्यक स्पर्शी या तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्शी करके कहते हैं। सरल मतलब कभी भी वर्ड का कंफ्यूजन तो इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश वर्जन एकदम क्लियर होता है। हिंदी में अनुस्पर्शी और अनुप्रस्थ स्पर्शी, ये अनुस्पर्शी है, वो अनुप्रस्थ स्पर्शी है, ठीक। ये वर्ड बड़ा कंफ्यूजिंग करते हैं, तो आप इंग्लिश में देखेंगे तो हमेशा वो आपको क्लियर लगेगा डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। तो हिंदी अगर आप बात भी करें तो बेटर होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट करके बात करें तो बेटर होगा। क्लियर? इनकी लंबाइयां निकालने के लिए प्रश्न बनते हैं जिसके प्रूवमेंट हमें आपको कराने हैं, ठीक। आज नहीं हो पाएगा, ठीक है, आज नहीं तक। तो बस इतना आपने ड्रॉ कर लिया और इसके बाद फिर वो बीच में ब्रेक हो जाएगा, फ्लो बनेंगे नहीं। लास्ट में आप, और अब आप क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। हमने 3 क्लासेस कहा था, 2 ही क्लासेस हुई हैं अभी, ठीक है। कल हाफ क्लास के आसपास में मोस्ट प्रॉब्ली खत्म हो जाना चाहिए। अब वो किसी ऊपर में भी हम डिस्कशन करने लगे हैं, कुछ क्वेश्चन की बात करने लगे तो एक अलग बात है। सर्कल की थ्योरम्स बहुत सरल हैं, क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। शुरुआत के क्वेश्चन आसान होंगे जिसमें आपको चीजें देखना सिखाने का प्रयास किया गया था, मतलब किया गया है कंटेंट बनाते समय। तो आप शुरुआत के क्वेश्चन लगाएंगे, बड़े सरल सरल क्वेश्चन होंगे। प्रयास करें कि जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए उतने अटेम्प्ट करके आइए, जितना समय बचेगा उसमें डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, हमारे